तुम मेरे साथ हो ये सच तो नहीं है, लेकिन मैं अगर झूठ भी न बोलूं तो अकेला हो जाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। दोस्तों, देश में पिछले 11 सालों से सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी अब बिखर रही है और तीसरी बार सत्ता संभालने वाले मोदी इंडिया के सामने पस्त दिख रहे हैं। आप जानते हैं कि इस समय संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, जिसमें लगभग 15 दिन तो केवल हंगामे में ही बीते और मोदी संसद से लगातार नदारद दिखे। फिल्म की स्क्रीनिंग या कपूर खानदान से मिलने का मौका नहीं होता तो 2-3 बार जो मोदी की शक्ल दिखी वो भी नजर नहीं आती। संसद में 13 तारीख से संविधान पर चर्चा की शुरुआत हुई तो मोदी सदन में नहीं आए। दूसरे दिन यानी 14 तारीख की शाम को जब उनके भाषण का वक्त आया तो वो संसद में पहुंचे। ऐसे में राहुल गांधी की बात याद आती है जो उन्होंने पिछले सत्र में कही थी कि मोदी उनका सामना करने से डरते हैं, इसलिए वो सदन से गायब रहते हैं। और अब तो राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी लोकसभा पहुंच गई हैं। 13 दिसंबर को प्रियंका गांधी ने अपना पहला भाषण दिया और वो भी संविधान के मुद्दे पर। इस भाषण में प्रियंका गांधी ने देश के लोगों की तकलीफ का जिक्र किया और बताया कि मोदी सरकार किस तरह केवल अदानी को बचाने के लिए काम कर रही है और जनता के दुख दर्द से उनका कोई वास्ता नहीं है। प्रियंका के इस भाषण की अब सभी तरफ चर्चा हो रही है और लोग कह रहे हैं कि मोदी सरकार के लिए अब चुनौती कई गुना बढ़ गई है। बीजेपी का डर इस कयास को सच भी साबित कर रहा है। 14 तारीख को संसद में नेता प्रतिपक्ष यानी राहुल गांधी ने भी भाषण दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संविधान पर बात की। हालांकि राहुल के भाषण में जहां लोगों से जुड़कर सरोकार नजर आए, यानी राहुल लोगों से जुड़े हुए सरोकारों पर बात करते हुए नजर आए, तो वहीं मोदी के भाषण में केवल गांधी परिवार के लिए नफरत का इजहार ही हुआ। मोदी ने नेहरू जी से लेकर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और अब राहुल गांधी के लिए जिस नफरत को अपने भाषण में प्रकट किया, उससे असल में मोदी की कुंठा ही जाहिर हो रही है और 11 सालों से सत्ता पर जमे रहने के बावजूद उन्हें अपना राजनीतिक कद इनके बराबर करने में असफलता मिल रही है। आप जानते हैं कि बीजेपी देश की सबसे अमीर पार्टी तो है ही, उसका दावा है कि वो सबसे ताकतवर और सबसे बड़ी पार्टी भी है। लेकिन ये कैसी ताकत और कैसा बड़प्पन है जो मोदी को इतनी हिम्मत भी नहीं दे पा रहा है कि वो संसद सत्र के दौरान रोजाना मौजूद रहकर विपक्ष के सवालों का सामना कर सके। मोदी का डर अब बीजेपी पर भी भारी पड़ रहा है, क्योंकि बीजेपी के सांसद किसी भी तरह विपक्ष को शांत नहीं करा पा रहे हैं। यहां तक कि अब लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति भी अपने पदों के साथ न्याय करते हुए नहीं दिख रहे हैं। मोदी ने एक अकेले अदानी को बचाने के लिए पूरे सत्र को दांव पर लगा दिया। राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस देने की नौबत आ गई, जिस पर अपने बचाव में जगदीप धनखड़ खुद को किसान का बेटा बताकर किसानों की हिम्मत को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। इधर संविधान पर चर्चा के लिए जब मोदी को सदन में आना पड़ा, तब भी वो नेहरू जी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी इन सबको कोसे बिना अपनी बात नहीं रख पाए। सत्तारूढ़ पार्टी का ये वैचारिक दिवालियापन दरअसल बीजेपी में आ चुके बिखराव का नतीजा है। बीजेपी ताकत, हिम्मत और जिम्मेदारी लेने के मोर्चे पर पूरी तरह बिखरी हुई दिख रही है। तो आइए दोस्तों, आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के सामने मोदी किस तरह कमजोर पड़ गए हैं और साथ ही यह भी समझेंगे कि सत्ता की ताकत के बूते क्या खुद को संभाल पाएगी बीजेपी या बिखर जाएंगी कमल की पंखुड़ियां। आगे बढ़ें, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं प्रियंका गांधी ने अपने पहले ही भाषण में किस तरह मोदी को करारी चोट दे दी है। एक कहानी होती थी अध्यक्ष महोदय, शायद बचपन में आपने भी सुनी होगी। राजा भेष बदलकर बाजार में आलोचना सुनने जाता था। ये सुनने जाता था कि प्रजा मेरे बारे में क्या कह रही है, मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ कि नहीं। लेकिन आज का राजा भेष तो बदलते हैं, शौक तो है उनको भेष बदलने का, लेकिन न जनता के बीच जाने की हिम्मत है और न आलोचना सुनने की। प्रियंका गांधी ने अपने पूरे भाषण में इसी तरह मोदी सरकार को और पीएम नरेंद्र मोदी को आईना दिखाया कि संविधान की शपथ लेकर शासन चलाने के लिए मोदी किस तरह संविधान को ही तार तार करने पर तुले हैं। प्रियंका की तरह ही राहुल गांधी ने भी अडानी, संभल, हाथरस और किसान इन सब का जिक्र अपने भाषण में किया और मोदी सरकार के सामने ताल ठोक कर ऐलान कर दिया कि हम पीड़ितों के साथ खड़े होंगे, हम जातिगत जनगणना कराएंगे, हम आरक्षण की सीमा को बढ़ाएंगे और हर हाल में संविधान की रक्षा करेंगे। लेकिन राहुल गांधी के भाषण की सबसे खास बात यह रही कि उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत में ही मोदी के सामने एक मुश्किल सवाल रख दिया। सवाल यह था कि आप संविधान को मानते हैं या मनुस्मृति को,
क्योंकि जिन सावरकर की आप पूजा करते हैं वो तो मनुस्मृति को मानते थे, उन्होंने संविधान को नकारा था। राहुल गांधी ने सीधा सवाल किया कि मोदी क्या अब भी सावरकर के साथ खड़े होंगे। आइए सुनते हैं कि राहुल गांधी ने एक हाथ में संविधान और दूसरे हाथ में मनुस्मृति लेकर आखिर कहा क्या है। And I want to start my speech by quoting what the supreme leader, not of the BJP, but of the modern interpretation of the ideas of the RSS has to say about the Constitution of India and about how he thinks India should be run. The worst thing about the Constitution, the worst thing about the Constitution of India is that there is nothing Indian about it. Manusmriti is that scripture which is most worshipable after Vedas for our Hindu nation, and from which our ancient times have become the basis of our culture, customs, thought and practice. This book for centuries has codified the spiritual and divine march of our nation. Today, Manusmriti is law. These are the words of Savarkar. राहुल गांधी ने मोदी और समूची बीजेपी के सामने एक ऐसा सवाल खड़ा कर दिया है दोस्तों, जिसका जवाब अगर बीजेपी देगी तब भी फंसेगी और अगर नहीं देगी तब भी फंसेगी। बिखराव की कगार पर पहुंच चुके मोदी की मदद अदानी करेंगे या नहीं करेंगे, यह भी एक अहम सवाल इस समय खड़ा हो गया है, क्योंकि मोदी लगातार अदानी के बचाव में लगे हैं। यहां तक कि संसद में अब अदानी शब्द बोलना भी प्रतिबंधित किया जा चुका है। प्रियंका गांधी ने इसकी चर्चा संसद परिसर में पत्रकारों से की और कहा कि मैंने जो भाषण दिया उसमें से अदानी शब्द कार्यवाही से हटा दिया गया है। क्या अदानी असंसदीय शब्द है? प्रियंका गांधी ने यह भी पूछा है कि बीजेपी किसी का भी नाम ले सकती है, हम अदानी का नाम आखिर क्यों नहीं ले सकते? अब ओम बिरला को बताना पड़ेगा कि अदानी असंसदीय शब्द है या नहीं, और अगर अदानी को असंसदीय शब्द माना जाएगा तो फिर किस आधार पर जॉर्ज सोरोस को संसदीय शब्द में शुमार किया जाएगा। आप जानते हैं कि अदानी पर जवाब देने से बचने के लिए बीजेपी ने जॉर्ज सोरोस के साथ मिलकर देशद्रोही गतिविधियों में संलिप्त होने के आरोप कांग्रेस पर लगाए और बीजेपी के इस काम में मदद के लिए तमाम न्यूज चैनल्स के एंकर्स ने शाम के प्राइम टाइम का वक्त सोरोस के लिए समर्पित कर दिया। एक से बढ़कर एक षड्यंत्र की कहानियां बताई जाने लगीं, लेकिन किसी के साथ कोई तथ्य या सबूत नहीं दिए गए। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के साथ साथ ये मीडिया के भी दिवालियापन का काल चल रहा है, जहां हवा में तलवारें भाजी जा रही हैं और देश के भीतर जो समस्याएं दुश्मनों की तरह सिर उठाकर खड़ी है उन्हें खत्म करने की जगह और बढ़ाया जा रहा है। धार्मिक उन्माद ऐसा ही एक दुश्मन है जिसे मोदी सरकार संविधान की ताकत से खत्म कर सकती है, लेकिन हाल ही में संभल की घटना ने बता दिया कि बाबरी मस्जिद तोड़कर देश के दुश्मनों को चैन नहीं पड़ा और अभी वो विध्वंस की कई और घटनाओं को अंजाम देना चाहते हैं। इसे रोकने में न्यायपालिका की अहम भूमिका हो सकती है, लेकिन जिस तरह इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर यादव ने विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में हिंदुओं और मुसलमानों में खाई को दिखाते हुए कहा है, हमारे यहाँ जब बच्चा पैदा होता है तो वैदिक मंत्र सुनता है, जबकि उनके यहाँ पैदा होता है तो जानवर काटना देखता है। जस्टिस शेखर यादव ने साफ कहा है कि देश में बहुसंख्यकों के हिसाब से कानून चलेगा। बीजेपी के मंत्री गिरिराज सिंह जज यादव के बयान को सही ठहराते हैं। ये एक ताजा उदाहरण है कि बीजेपी किस तरह संविधान का अपमान करती है और धर्मनिरपेक्षता के मामले में कितनी कंगाल है। आप जानते हैं कि जजों के मर्यादित आचरण की पहली संहिता 7 मार्च 1997 में बनाई गई थी। इसका पहला नियम है, जज का आचरण न्यायपालिका की निष्पक्षता में जन विश्वास को मजबूत करने वाला होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स के जजों का कोई भी आचरण, चाहे वो जज के रूप में हो या व्यक्तिगत रूप में, अगर जन विश्वास के भाव को कमजोर करता है तो उसको रोकना चाहिए। तो जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी अब विपक्ष ने की है। हालांकि कायदे से संविधान की रक्षा करने का दिखावा करने वाली बीजेपी को दिखावे के लिए ही सही, लेकिन जस्टिस यादव की बात को गलत कहना चाहिए था, या कम से कम गिरिराज सिंह के बयान से किनारा तो करना ही चाहिए था। मगर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि जस्टिस शेखर यादव ने जो कहा वो असल में बीजेपी और आरएसएस का ही एजेंडा है।
संघ बीजेपी को सत्ता में बनाए रखना चाहता है ताकि उसकी नफरती सोच के लिए भारत की जमीन को खोदने का सिलसिला जारी रहे। वहीं मोदी सत्ता पर बने रहना चाहते हैं ताकि अदानी जैसे उद्योगपतियों के लिए देश की पूंजी को कुछ जेबों में भरने का काम चलता रहे। जहां सत्ता हासिल करने या छीनने का मौका आता है, वहां बीजेपी अपनी सारी ताकत लगा देती है और असल में ये उसकी पार्टी की ताकत नहीं होती, बल्कि ये ताकत वो हासिल करती है संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग से। अफसोस की बात है कि एक तरफ संसद में संविधान के बनने के 75 बरस पूरे होने का जश्न मोदी सरकार मना रही है और इस मौके पर भी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग, यहां तक कि न्यायपालिका पर भी उंगली उठ रही है कि ये सब मिलकर बीजेपी के एजेंडे को पूरा करने में लगे हैं। हालांकि संविधान पर चर्चा करते हुए मोदी ऐसा अफसोस जाहिर नहीं करते, बल्कि वो गांधी परिवार पर उंगली उठाकर अपनी करनी पर पर्दा डालते हुए दिखाई देते हैं। वैसे मोदी इस रणनीति को इतनी बार आजमा चुके हैं कि अब इसमें कोई धार नहीं रही। लोग जानते हैं कि महंगाई, बेरोजगारी, मणिपुर, महिला पहलवान, किसान, अग्निवीर, ऐसे तमाम सवालों पर जवाब न देना पड़े, इसीलिए नरेंद्र मोदी ने पूरे लोकसभा चुनाव में मंगलसूत्र और भैंस की चोरी का डर देश को दिखाया, लेकिन जनता ने इसका जवाब बीजेपी की सीटें घटाकर दे दिया। अब मोदी संसद के भीतर कांग्रेस के पाप गिना रहे हैं और खुद के पापों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी की इस करनी का ही नतीजा है कि 70 सालों में पहली बार किसी राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का नोटिस विपक्ष ने दिया है। धनखड़ अपनी कुर्सी बचाने के लिए अब किसानों को याद कर रहे हैं। हालांकि ये किसान उन्हें तब भी नहीं याद आए जब उन्हें न केवल दिल्ली आने से बलपूर्वक रोका गया था, बल्कि उन्हें आतंकवादी, खालिस्तानी, मवाली, देशद्रोही और न जाने क्या क्या कहा गया था। अभी फिर से किसानों पर एक गंभीर आरोप बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ ने लगाया है। रामचंद्र जांगड़ ने कहा है 2021 में 1 साल तक टीकरी और सिंघू बॉर्डर पर पंजाब के जो नशेड़ी बैठे रहे, उन्होंने सारा नशे का नेटवर्क हरियाणा प्रदेश में फैला दिया। जांगड़ ने यह भी कहा है कि 2021 में किसान आंदोलन के दौरान बॉर्डर पर जहां जहां किसान बैठे, उसके आसपास के गांवों की करीब 700 लड़कियां लापता हो गईं। उनका आज तक कोई सुराग नहीं लगा है। तो देश का पेट भरने वाले किसानों को संविधान के अमृत महोत्सव के मौके पर यही सुनना बाकी रह गया था कि उनके कारण नशे के कारोबार और मानव तस्करी की घटनाएं हुई हैं। हालांकि किसान हो या शहीद जवान हो या देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ी हो या इस देश के आम नागरिक हो, जो कोई मोदी सरकार का विरोध करेगा, यह सरकार उसे देशद्रोही कहेगी। यही मोदी की लोकतंत्र की परिभाषा है और यही मोदी का संविधान के लिए आदर है। राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का अपमान होता है और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का मजाक बीजेपी के सांसद उड़ाते हैं। यह बीजेपी की संसदीय मर्यादा है। हालांकि अब बीजेपी के सच का खुलासा जनता के सामने होने लगा है और जनता की चोट के डर से धीरे धीरे बीजेपी बिखर रही है। खैर, शायर अहमद कमाल परवाजी ने ठीक ही फरमाया है कि एक ही तीर है तरकश में तो उजलत न करो, एक ही तीर है तरकश में तो उजलत न करो, ऐसे मौके पे निशाना भी गलत लगता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।